दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खनाना एग्रीकल्चर स्टडी में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण बोले तो सॉइल एरोशन। तो देखिए मृदा क्षरण में क्या होता है। मृदा क्षरण का मतलब होता है कि मृदा की जो कण है वह किसी भी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ये मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है। और इसकी जो क्षरण शक्तियां है यानी कि जल और वायु, इन दोनों के द्वारा मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले छोटी सी इसकी परिभाषा यह है कि मृदा के कणों का भौतिक रूप से अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है। तो इसकी छोटी सी परिभाषा अपन नोट कर लेते हैं कि मृदा क्षरण क्या होता है। मृदा कणों का यदि भौतिक रूप से मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटना ही क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। यदि अपन दूसरे तरीके से इसकी परिभाषा अपन दे रहे तो इसका होता है कि मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। तो देखिए मृदा का जो क्षरण है वो क्षरण दो प्रकार से होता है। ठीक है। यानी कि इसके प्रकार क्या है, मृदा क्षरण के प्रकार दो प्रकार से मृदा का क्षरण होता है। पहला प्राकृतिक क्षरण और दूसरा होता है त्वरित क्षरण। प्राकृतिक क्षरण और दूसरा त्वरित क्षरण। देखिए समझना इसको, प्राकृतिक क्षरण क्या है और त्वरित क्षरण क्या है। ये कोई भूमि है, ये कोई मृदा है, यहां पर वनस्पतियां उगी हुई हैं, पेड़ पौधे यहां पर उगे हुए हैं। यहां फिर भी यदि मिट्टी के कण क्या होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, यानी कि वायु के द्वारा और जल के द्वारा, वायु और जल के द्वारा मृदा के कण क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते रहते हैं। ठीक है। लेकिन जो ये जो क्षरण होता है इस क्षरण में नुकसान बहुत कम होता है, यानी कि यह हानिकारक नहीं होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये भूमि किससे ढकी हुई है, पेड़ पौधों से। कहने का मतलब पेड़ पौधों से ढकी हुई भूमि या फिर पेड़ पौधों से आच्छादित भूमि या वनस्पतियों से आच्छादित भूमि पर वायु और जल के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। ठीक है। जबकि त्वरित क्षरण देखो, ये कोई भूमि है, यहाँ इसी प्रकार से पेड़ पौधे थे। ठीक है। छोटी छोटी वनस्पतियां भी थी जिसको जानवरों द्वारा चलाकर और बड़े पेड़ों को मनुष्य काट देता है। ठीक है। यानी कि यहाँ की भूमि को अपन ने क्या कर दिया, वनस्पति विहीन कर दिया। ठीक है। वनस्पति विहीन कर दिया, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है। तो पेड़ पौधे नहीं है तो फिर क्या होगा,
वायु और जल के द्वारा यहां से मिट्टी के कण उड़कर या बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ये कहलाता है कौन सा क्षरण? त्वरित क्षरण कहलाता है। आ गई होगी भाई आपके समझ में बात? ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को इसमें कोई ज्यादा खास। जहां वनस्पतियां पेड़ पौधे हैं वहां पर यदि कोई क्षरण होता है तो वे क्षरण कहलाता है प्राकृतिक क्षरण। और जहां वनस्पतियों को मनुष्य द्वारा नष्ट कर दिया गया है या फिर जानवरों द्वारा चराकर नष्ट कर दिया गया है, अर्थात भूमि को वनस्पति विहीन कर दिया है, तो यदि वहां पर मिट्टी के कण जल और वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो ये क्षरण कहलाता है प्राकृतिक क्षरण। ठीक है, तो देखिए त्वरित क्षरण। तो प्राकृतिक क्षरण में क्या है? प्राकृतिक क्षरण में एक दो बात अपने को याद रखनी है जो कई बार पूछी जाती है कि इस क्षरण में क्या है। पहली बात, प्राकृतिक क्षरण की बात कर रहे हैं अपन, इसमें मिट्टी के अधिक मात्रा में मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती, यानी कि इस क्षरण में मिट्टी की मात्रा कम ही जाती है। ठीक है, इसलिए ये अधिक हानिकारक नहीं होता है। तो देखिए, और इस क्षरण को कोई रोक नहीं सकता। प्राकृतिक क्षरण होता है, मनुष्य द्वारा ये क्षरण रोका भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखो इसमें पहली बात इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस प्रकार के क्षरण से अधिक हानि नहीं होती है। अधिक हानि नहीं होती है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक क्षरण से क्या होगा? हानि अधिक नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक क्षरण इसके एक और बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यह क्षरण मनुष्य द्वारा नहीं रोका जा सकता। कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के क्षरण को मनुष्य नहीं रोक सकता। यह क्षरण मनुष्य द्वारा नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गया आपके कि ये क्या है, इसमें क्या होगा? इस क्षरण से अधिक नुकसान नहीं होता है, अधिक हानि नहीं होती है, और इस क्षरण को मनुष्य नहीं रोक सकता। जबकि जो त्वरित क्षरण है, त्वरित क्षरण मनुष्य के द्वारा फैलाया गया क्षरण है, मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया क्षरण है, क्योंकि मनुष्य वनस्पतियों को नष्ट कर देता है तो भूमि को नग्न कर देता है, तो वायु और जल के द्वारा मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और इस प्रकार के क्षरण को मनुष्य रोक सकता है। ठीक है, कैसे रोक सकता है? वनस्पति अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर इस क्षरण को रोका जा सकता है। पशुओं को ऐसे क्षेत्र में चराएं नहीं। ठीक है, जहां पर वनस्पतियां नहीं है, क्योंकि पशुओं के खुरों से मिट्टी जो होती है मृदा की ऊपरी परत है वह टूट जाती है, जिससे मृदा मुलायम हो जाती है, वो हवा के साथ में उड़कर चली जाती है या जल के साथ में बहकर चली जाती है। तो ये आपके प्राकृतिक और त्वरित क्षरण के बारे में आपने समझ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्षरण शक्तियां। बात करते हैं अपन क्षरण शक्तियां। क्षरण शक्तियां या फिर माध्यम। तो अभी भी मैंने बताया कि जो मिट्टी के कण है वो किसके माध्यम से जाते हैं? क्षरण शक्तियां, दो क्षरण शक्तियां होती है। प्राकृतिक क्षरण शक्तियां होती है दो प्रकार की, जल और वायु। यानी कि मिट्टी के कण या तो जल के साथ में बहकर चले जाते हैं या फिर वायु के साथ में उड़कर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कौन कर रहे हैं? यानी कि माध्यम का कार्य कौन करते हैं? या तो जल करते हैं या फिर वायु करती है। ठीक है, यदि जल के
से दूसरे स्थान पर बहकर जाते हैं तो वह सरण कहलाता है जलीय सरण, और यदि वायु के साथ में उड़कर चले जाते हैं तो वह सरण कहलाता है वायवीय सरण। ठीक है, तो पहले अपन जल के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो जलीय सरण पहले क्या, जल द्वारा। तो इसमें परिभाषा, छोटी सी परिभाषा होती है कि जल के द्वारा मृदा के कण, जल के द्वारा मृदा के कण, मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, दूसरे स्थान पर जाना जलीय सरण कहलाता है, जलीय सरण कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। जल के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जलीय सरण कहलाता है। तो जलीय सरण के प्रकार, देखो जलीय सरण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए जलीय सरण के प्रकार देखेंगे अपन। प्रकार, और इनको अपने को समझना है क्योंकि ये काफी बार पूछा भी गया है। जलीय सरण 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। पहला सरण जिसे कहते हैं बौछार सरण, दूसरा सरण परत सरण, बौछार सरण, परत सरण, तीसरा सरण रेल सरण, और चौथा सरण अवनालिका सरण। ठीक है, ये 4 प्रकार के सरण आपके सामने दिया हुआ है जो जल के द्वारा होते हैं। अपन सबसे पहले बौछार सरण की बात करते हैं, समझना भाई। बौछार सरण भाई, जब बरसात की बूंदें आती है, ऊपर से बरसात आती है तो वर्षा आती है, तो वर्षा की जो बूंद जमीन पर आकर गिरती है तो मृदा को अपने स्थान से हटा देती है, मृदा के कणों को अपने स्थान से वो थोड़ा सा हटा देती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब कभी हल्की बारिश आती है तो हल्की बारिश से यदि छींटे आती है अपन गांव में, ठीक है, देखा होगा आपने मिट्टी में अपने खेतों में, तो बिल्कुल उसके निशान बने रहते हैं खेतों में। ठीक है, तो वो निशान जो बने हुए हैं वो एक प्रकार से बौछार सरण है। इसमें क्या होगा कि मिट्टी के कण ऊपर से हटके छिटके और साइड में यानी कि छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से के लिए इतना सा है कि बौछार सरण में क्या होगा, वर्षा की बूंदों के द्वारा ये मिट्टी के कणों को केवल अपने स्थान से हटा देती है या फिर छिन्न भिन्न कर देती है। तो लिखने की आवश्यकता देखो, लिख लेते हैं अपन। वर्षा की बूंदें, वर्षा की बूंदें मृदा कणों को छिन्न भिन्न कर देती हैं, छिन्न भिन्न कर देती है। ठीक है, क्या वर्षा की बूंदें जैसे आके गिरती है जमीन के ऊपर, मृदा के ऊपर, तो ऊपर से जो मृदा की परत है उसमें मृदा के कणों को वो छिन्न भिन्न कर देगी। और इंपॉर्टेंट बात जो है, जो कंपटीशन में पूछी जाती है कि जलीय सरण की प्राथमिक अवस्था कौन सी है, प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो वो भी यही अवस्था है। तो देखिए क्या है, जलीय सरण की प्रारंभिक अवस्था है ठीक है, तो कंपटीशन के लिए ध्यान रखना कि जलीय सरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो कौन सी अवस्था है, बौछार सरण। ठीक है, आगे की बात समझ में आपके, छोटी सी बात है, बरसात की बूंद आके जमीन पर आकर गिरेगी और कणों को भीतर भीतर कर देती
है वही क्या है, छिन्नी में कर देती है, प्रारंभिक अवस्था है। कई बार अपन पानी पीते हैं, थोड़ा ऊंचाई से अपन पानी पीते हैं तो पानी जमीन पर गिरता है, मृदा पर गिरता है, तो मृदा के कण वहां से छिटके और अपने पेंट वगैरह अपने पैरों में देखा होगा कि मिट्टी के कण अपने यहाँ पर लग जाते हैं, पेंट में लग जाते हैं, वो भी एक प्रकार से क्या है, बौछार क्षरण है। ठीक है, बौछार क्षरण एक प्रकार से उदाहरण के रूप में अपन उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप दूसरा क्षरण परत क्षरण। परत क्षरण क्या है, इसकी द्वितीयक अवस्था है। ठीक है, यानी कि जलीय क्षरण की द्वितीयक अवस्था कौन सी है, यह है जलीय क्षरण की द्वितीयक अवस्था है। द्वितीयक अवस्था है। ठीक है, तो परत क्षरण के बारे में थोड़ा सा अपने को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो परत क्षरण है ये कृषि की दृष्टि से बहुत हानिकारक माना जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे बरसात आती है, सबसे प्रारंभिक अवस्था तो अपनी बौछार क्षरण हो गई। ठीक है, मृदा के कण इधर उधर हो गए, लेकिन जैसे बरसात ज्यादा आती है तो मृदा की सतह पर पानी बहने लगता है। ठीक है, तो मृदा की सतह पर पानी बहता है तो वो पानी क्या करता है कि मिट्टी के ऊपर की जो परत है उसको बहाकर अपने साथ ले जाता है, अर्थात इसको परत के रूप में मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित वो कर देता है। इसलिए इसी का क्या परत क्षरण कहा है इसको। ये कृषि की दृष्टि से बहुत हानिकारक होता है और यह क्षरण दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस क्षरण को अपन देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखो, जलीय क्षरण की द्वितीयक अवस्था है, इसमें पानी मृदा की सतह पर बहता है, तो मृदा को एक परत के रूप में या एक तह के रूप में अपने साथ ले जाता है, अपने साथ ले जाता है। ठीक है, तो ये क्षरण क्या हुआ, इस क्षरण में मृदा की सतह पर जब पानी बहता है तो वो पानी मृदा की पूरी तह को अपने साथ में बहकर ले जाता है। इंपॉर्टेंट बात, इस क्षरण को देखा नहीं जा सकता, अर्थात ये दिखाई नहीं देता, परंतु बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, तो परत क्षरण एक प्रकार से कृषि की दृष्टि से बहुत हानिकारक क्षरण होता है। ठीक है, आगे के अगला क्षरण देखिए, ये ऊपर से मिटा देता हूं मैं। देखो तीसरा क्षरण था अपना रील क्षरण। देखो अपना खेत होता है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि पूरा खेत समतल होता है। कई खेत ऐसे होते हैं कि कुछ समतल है तो कुछ उबड़ खाबड़ है, किसी खेत में ढलान होती है। ठीक है, तो जहां समतल होता है तो वहां तो प्रतिसरण की समस्या होती है, लेकिन हल्की ढलान वाले पर भी प्रतिसरण की समस्या होती है। लेकिन जहां पर थोड़ी सी ज्यादा ढलान है, ज्यादा भी नहीं है क्योंकि अधिक ढलान होगी तो इसके नीचे वाला क्षरण होगा। ठीक है, यानी कि
पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो पानी के साथ में पानी जब एक छोटी छोटी नालियों के रूप में बनता है, पानी बहने के कारण खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं और उन नालियों को रील कहा जाता है। तो इस प्रकार का अगर सरण होता है, इस सरण को क्या कहते हैं, रील सरण कहते हैं। ठीक है, तो देखो हल्की ढलान वाले, हल्की ढाल वाले खेतों में पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जिससे छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं। जिससे छोटी छोटी नालियां बन जाती है, जिन्हें रील कहते हैं। और इस प्रकार के क्षरण को या फिर और इस प्रकार के क्षरण को रील क्षरण कहते हैं। तो शायद आगे बात समझ में आती है भाई, जहां पर खेतों में हल्की ढलान होती है, ऊपर से पानी नीचे बहकर आता है, तो पानी के साथ में मिट्टी भी ऊपर से नीचे बहकर आ जाती है और छोटी छोटी नालियां बन जाती है, और वे जो नालियां हैं उन्हें रील कहते हैं। इस प्रकार का एक क्षरण होता है। इस प्रकार के क्षरण को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के क्षरण को रील क्षरण कहा जाता है। और एक और बात, ये जो नालियां हैं, इन नालियों को जुताई करके समाप्त किया जा सकता है। जुताई करके समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो नालियां बनती है, इन नालियों को जुताई करके समाप्त किया जा सकता है। तो ये आपका रील सरण था। और लास्ट सरण आपका है, वह है अवनालिका सरण, जो कि मृदा सरण की जलीय सरण का एक विकराल रूप है। अवनालिका या फिर इसे नालीदार भी कहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी नालियां बन जाती है इसमें। नालीदार सरण, नालीदार सरण। तो दोस्तों, जहां पर ढलान ज्यादा होती है, ढलान बहुत अधिक होती है, तो वहां पर क्या होता है कि पानी स्पीड से नीचे बहकर आता है। तो पानी स्पीड से आने के कारण, पानी की गति अधिक होने के कारण मिट्टी जो होती है वह भी बहकर सबसे ज्यादा नीचे आ जाती है। ठीक है, जो ये जो रील सरण में जो नालियां बनी थी, ये नालियां क्या होती है, जो ये नालियां चौड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इस जो रील सरण है, रील सरण को जो अवनालिका सरण है, इसकी प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि रील सरण इसकी प्रारंभिक अवस्था है, जबकि ये रील सरण की द्वितीयक अवस्था है। ठीक है, तो इसमें देखिए, जब भूमि में ढाल अधिक होती है, चलिए देखो, पहली बात तो ये रील सरण की बढ़ती हुई अवस्था है, यह रील सरण की बढ़ती हुई अवस्था है।
ठीक है, क्योंकि रेल शरण में जो नालियां बनी थी वे नालियां बड़ी विकराल रूप ले लेती है। जब ढलान ज्यादा होती है तो मिट्टी अधिक मात्रा में बहकर नीचे आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए इस प्रकार का क्षरण चलो आगे देखिए, जब ढाल अधिक होती है तो जल के बहने की गति भी अधिक हो जाती है। ठीक है, जब ढाल अधिक होती है तो जल के बहने की गति भी अधिक हो जाती है। जिससे जिससे खेतों में बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं। बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं। इस प्रकार के क्षरण को क्या कहा जाता है? अवनालिका क्षरण कहा जाता है। अवनालिका क्षरण कहा जाता है। और कंपटीशन में पूछ लिया जाए स्टार बना के लिखेंगे अपन है, यह जलीय क्षरण का विकराल रूप है। विकराल रूप है। ठीक है, यानी कि जलीय क्षरण का एक बहुत भयानक रूप है। और एक और कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह क्षरण कहां पर होगा? जहां पर पानी अधिक होगा। ठीक है, और यह क्षरण अपने राजस्थान की कोटा जिले में सबसे अधिक होता है। तो देखो अवनालिका क्षरण, अवनालिका क्षरण राजस्थान के कोटा जिले में सर्वाधिक होता है। तो ये आपके जलीय शरण कंप्लीट है। जलीय शरण में अपन ने बौछार शरण कर लिया, परत शरण कर लिया, रेल शरण कर लिया और अवनालिका या नालीदार शरण भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे की बात करते हैं अपन। देखो जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो जलीय शरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन कारकों को भी अपन फटाफट से कर लेते हैं इसी वीडियो में, ज्यादा नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकन की बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक
अब जलीय शरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, ठीक है, क्योंकि जलीय शरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उन कारकों में अपन देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले जलवायु की, या फिर सभी कारकों को अपन एक साथ लिख लेते हैं। पहले सबसे पहला कारक है जलवायु। जलवायु जलीय शरण को प्रभावित करती है। दूसरी बात कर लेते हैं अपन स्थलाकृति, अर्थात स्थल की आकृति। तीसरी बात कर लेते हैं अपन मृदा गुण। मृदा गुण, मृदा के जो गुण है ये भी एक प्रकार से क्या है अपने जलीय शरण को प्रभावित करते हैं। चौथा कारक वनस्पतियों का या वनस्पति का प्रभाव, और लास्ट कारक आता मानवीय का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन किस कारक की, जलवायु की। जलवायु के कारण मृदा क्षरण को प्रभावित करती है, जलीय शरण को प्रभावित करता है, क्योंकि जलवायु जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार का मृदा क्षरण होगा। देखो जलवायु यदि आर्द्र जलवायु है तो वहां पर बारिश ज्यादा होती है, और जहां पर शुष्क जलवायु है तो वहां बारिश कम होती है। तो अपन आर्द्र जलवायु की बात करते हैं, क्योंकि जलीय शरण सबसे ज्यादा आर्द्र जलवायु में होता है, क्योंकि शुष्क जलवायु में बारिश कम होती है तो वहां पर वायवीय शरण होता है। ठीक है, तो देखो जलीय शरण, जलीय शरण में क्या होता है कि वर्षा की जो गहनता, जलवायु में देखिए वर्षा की गहनता, अवधि, व आवृत्ति, जलीय शरण को प्रभावित करती है। जलीय शरण को प्रभावित करती है। ठीक है भाई, वर्षा की गहनता कैसे, वर्षा कितनी सघनता से वर्षा होती है। जैसे मान लो क्या की बरसात हो रही है तो हल्की बरसात में मृदा का क्षरण ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वर्षा की गहनता ज्यादा है, तो ज्यादा गहनता है तो मिट्टी अधिक मात्रा में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी पानी के साथ में। यदि गहनता कम है तो जैसे बरसात की बूंद आएगी तो मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, यानी कि जब तक सतह पर पानी नहीं बहता है, ठीक है, सतह पर पानी नहीं बहता है तो मिट्टी के कण एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते। ठीक है, तो वर्षा की गहनता, अवधि, कितने समय तक बरसात होती है, ठीक है, इसके अलावा आवृत्ति, बरसात की जो स्पीड है वो क्या है, ये तीनों ही क्या करती है, जलीय शरण को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे की बात एक और बात कर लेते हैं यही है, यदि वर्षा की गहनता, यदि वर्षा की गहनता कम होती है तो अधिक समय तक वर्षा होने पर भी मृदा का क्षरण कम होता। अभी भी बात बोली मैंने, यदि वर्षा की गहनता कम है तो चाहे वर्षा अधिक समय तक वर्षा होती है फिर भी क्या होगा, मृदा का क्षरण कम होगा, क्योंकि पानी अधिक मात्रा में मृदा द्वारा इसमें सोख लिया जाता है, पानी सतह पर नहीं बह पाता है। जब गहनता, आवृत्ति, अवधि और आवृत्ति तीनों ही बातें अगर अधिक है तब जाके मृदा का क्षरण अधिक होता है। तो एक प्रकार से जलवायु मृदा क्षरण को प्रभावित करती है, क्योंकि आर्द्र जलवायु में बरसात ज्यादा होती है, कई क्षेत्रों में बरसात कम होती है तो वहां पर मृदा का क्षरण कम होता है। ठीक है, लेकिन
छोटा बूंदी जो झालावाड़ है, ये जो क्षेत्र आते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा बरसात होती है, तो इसमें जो चंबल के आसपास वाले क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा मृदा का क्षरण होता है। ठीक है, देखिए अगली बात, स्थलाकृति, स्थल की आकृति। देखो स्थल की आकृति ये समान है, कहने का मतलब समतल खेत है, तो समतल खेतों पे तो जो मिट्टी है यानी कि पानी की बहने की गति कम होगी, बहने की गति कम होगी तो मिट्टी के कण भी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर बहुत कम मात्रा में जा पाएंगे। लेकिन यदि स्थल की आकृति ढलानदार है तो वहां पर क्या होगी, मृदा का क्षरण अधिक होगा। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि ढालू भूमियों में मृदा का क्षरण समतल खेतों की अपेक्षा अधिक होता है। तो समझे बात को, जो ढालू भूमि होती है, ढालू भूमि में क्या होता है, मृदा का क्षरण समतल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगली बात देखो, मृदा के गुण, मृदा के गुण किस प्रकार की मृदा है, वो भी क्या करते हैं, जलीय क्षरण को प्रभावित करते हैं। मृदा का गुण कैसा है, मृदा किस प्रकार की है, मृदा गुण, देखिए मृदा गुण, यदि जो अपनी बलुई मिट्टी होती है, बालू रेत वाली मिट्टी, ठीक है, तो बलुई मिट्टी होती है, तो बलुई मिट्टी में क्या होता है कि आपस में चिपकने की क्षमता बहुत कम होती है, जबकि चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी में कणों में आपस में चिपकने की क्षमता ज्यादा होती है, तो वही संगठन में शक्ति होती है, यानी कि एक दूसरे से आप जुड़े रहोगे तो आपको कोई तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जैसे रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी जल्दी से जल के साथ में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जबकि जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें आपस में चिपकने की क्षमता ज्यादा होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम जा पाती है। ठीक है, तो इसमें देखो बलुई मृदा में बिखराव अधिक होता है, तथा कणों में आपस में चिपकने की क्षमता कम होती है। चिपकने की क्षमता कम होती है, जबकि मटियार या फिर आप चिकनी मिट्टी, मटियार या चिकनी मृदा में आपस में चिपकने की क्षमता अधिक होती है। चिपकने की क्षमता अधिक होती है, यदि इसमें चिपकने की क्षमता ज्यादा होने के कारण ये इसमें मृदा का क्षरण कम होगा, जबकि जो बलुई मिट्टी होती है इसमें मृदा का क्षरण अधिक होता है। तो देखो एक लाइन लास्ट में मिलते हैं अपन, बलुई मृदा में चिकनी मृदा की अपेक्षा क्षरण अधिक होता है, क्षरण
अधिक होता है। क्यों होता है ये अपन ने भी बता ही दिया, क्योंकि बलि मृदा में आपस में चिपकने की क्षमता कणों में कम होती है। कम होने के कारण क्या होगा, इसमें जो मिट्टी जो होती है उसमें चिपकने की क्षमता कम होने के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के साथ में या फिर हवा के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चली जाती है। ठीक है, आगे देखो, अगली जो है वनस्पतियों का प्रभाव, ये मैं मिटा देता हूं इसको। वनस्पतियों का प्रभाव, भाई जहां पर वनस्पतियां ज्यादा होती है तो वहां पर मृदा का क्षरण कम होगा, क्योंकि वनस्पतियां क्या करती है, दो कार्य करते हैं। एक तो पेड़ पौधे बरसात की जो बूंद आती है, बरसात की जो बूंदें आती है उनको अपने ऊपर डाल लेते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की पत्तों के ऊपर सबसे पहले बरसात की बूंदें आकर गिरती है, तो जो बरसात की बूंदों की जो चोट है वो पेड़ पौधे की पत्तियां सहन कर लेती हैं, और उसकी स्पीड को पेड़ पौधे की पत्तियां सहन कर लेती है, मृदा तक उसको पहुंचने नहीं देती, तो भूचारण नहीं होता, यानी कि जलीय शरण की प्रारंभिक अवस्था नहीं होती। इसके अलावा दूसरा कार्य करती है कि पानी को बहने से भी ये रोकती है, क्योंकि इनकी जड़ें मृदा के कणों को भी जकड़े रखती है, तो मृदा के कणों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर पेड़ पौधे अधिक होंगे वहां पर मृदा का क्षरण कम होगा। ठीक है, तो देखिए वनस्पतियां मृदा के क्षरण को कम करती है। मृदा के क्षरण को कम करती है, पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती है। पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती है, तो अगर मृदा को जकड़े रखती है, इसलिए क्या मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा नहीं जा पाती है। इसके अलावा पौधा की पत्तियां वर्षा की बूंदों के प्रहार को रोक लेती है। वर्षा की बूंदों के प्रहार को ये रोक लेती है। तो ये कार्य करती है पेड़ पौधों का प्रभाव, यानी कि जहां पर वनस्पतियां अधिक होती है वहां पर मृदा का क्षरण कम होता है, और जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो वहां पर क्या होगा, मृदा का क्षरण अधिक होगा। लास्ट कारण आता है आपका मानवीय कारण, कि मानव भी क्या करते हैं, मानव गलत तरीके से कृषि करता है या गलत तरीके से बुआई करता है। ठीक है, इस कारण में क्या होगा, जो मृदा का क्षरण है वह अधिक हो जाता है, मृदा का क्षरण सबसे अधिक हो जाता है। चलो इसके बारे में भी मैं बिठा दूं इसको, तो रेसिपी में नीचे कर लेते हैं। मानवीय का देखो, मनुष्य द्वारा
द्वारा सही तरीके से कृषि क्रियाएं नहीं करने से भी मृदा का क्षरण अधिक होता है। कैसे अधिक होता? यदि जैसे अपन खेतों की जुताई करते हैं, यदि जुताई का ढंग सही नहीं है, भाई ढलान तो इस तरीके से है, इस तरीके से ढलान है, ठीक है, ढलान इस तरीके से, अपन इस तरीके से अगर जुताई करते हैं तो अपन ने तो पानी के जाने के लिए रास्ता बना दिया, ठीक है, तो ये सही जुताई नहीं है। यदि ढलान इस तरीके से है, ठीक है, ढलान इस तरीके से, तो क्या कैसी करेंगे जुताई? पर आड़ी जुताई करनी चाहिए, ठीक है, ढलान के विपरीत अपने को जुताई करनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्या कारण हो सकते हैं इसमें, कौन कौन से कारण है? जैसे जुताई का ढंग, जुताई का ढंग कहने का मतलब गलत जुताई करना, गलत तरीके से जुताई करना, ठीक है। दूसरी बात, लंबे समय तक बिना खाद दिए खेती करना, भाई गोबर की खाद का प्रयोग ही नहीं किया, बहुत लंबे समय तक कृषि कार्य कर रहे हैं, उससे भी क्या होगा? मृदा का क्षरण अधिक होगा, क्योंकि मृदा में आपस में चिपकने की क्षमता कमजोर होती चली जाती है। इसके अलावा देख लीजिएगा, जुताई का ढंग हो गया, लंबे समय तक खाद दिए बिना कृषि कार्य करना, ये भी है, ठीक है। कई बार क्या होता है